हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंसारी अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन दिए हैं प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो यदि हम जैव मंडल का अजैविक घटक के बारे में हमें बताना है तो हम जैव मंडल के अजैविक घटकों को पहले हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जैव मंडल में दो प्रकार के घटक होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है जैविक घटक और दूसरा हमारा होता है अजैविक घटक। अगर हम जैविक घटक की यहाँ पर बात करें तो यहाँ जैविक घटक का सेंस ये हुआ सजीवों से, जितने भी जो हमारे सजीव होते हैं, सजीव के अंदर जैसे, और यहाँ पर जो अजैविक घटक है उसके अंदर जितनी भी निर्जीव हैं वो सब हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। यदि सजीव घटकों की यहाँ पर बात करें तो सजीव में जितने भी पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु, ये सब हमारे जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जबकि निर्जीव की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो निर्जीव में हमारे जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे जल हुई या मृदा हो गई या वायु हो गई, या इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ भी हैं, जैसे प्रोटीन है, फास्फोरस है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये वगैरह सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से हमें बताना है कि जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक है कौन कौन सा? एक तो प्रोटीन अजैविक घटक है क्योंकि ये निर्जीव है, मृदा भी क्या है, अजैविक घटक है, और फास्फोरस भी क्या है, अजैविक घटक है। हमें बताना अजैविक घटक नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा आंसर होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है WWF से आशय है, ये बताना है कि WWF से क्या आशय है। तो अगर हम WWF की बात करें, WWF अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये हमारी होती है वर्ल्ड, और इससे होती है वाइल्ड लाइफ, और एफ से मतलब होगा फंड। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो एक हमारी एक संस्था है IUCN। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि एक रेड डाटा जो बुक होती है हमारी, रेड डाटा बुक, वो कौन जारी करता है? तो उसको भी कौन जारी करता है? IUCN, उसको भी IUCN जारी करता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो जो रेड डाटा बुक है वो विलुप्ति के करीब जो जीव हैं उनसे संबंधित है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था WWF का आशय है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, या सर्वे ऑफ इंडिया। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप उसको पहले ये सोचिए कि इसमें से जो इसका राइट आंसर नहीं होगा, मतलब अर्थात जो गलत है, पहले उस विकल्प को यहाँ से हम काट देंगे। मान लीजिए हमारे इसमें दो विकल्प हमें ये पता है कि इसमें गलत है, तो हम उन दोनों विकल्प को पहले यहाँ पर काट देंगे, जिससे कि हमारे जो विकल्प बचेंगे उनमें जो कंपटीशन होगी वो कम हो जाएगी। मतलब अगर हमारे दो विकल्प बचे तो हम 50-50 हमारी कंपटीशन हो जाएगी और हमारे सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो गलत विकल्प है उनको यहाँ से हम काट देंगे। तो अगर हम सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका संबंध इससे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया का काम होता है कि इंडिया में जो सर्वे कराना, यानी जनगणना कराना, ये वगैरह। और केंद्रीय जल आयोग ये जल से संबंधित है, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसका हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक तो ग्रीन ट्रिब्यूनल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये मुख्य रूप से प्रदूषण से संबंधित एजेंसी है, और इसका अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मोस्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, या सिंधु।
देखिए जो तिब्बत प्रदेश है, वहाँ से निकलने वाली एक नदी है सांगपो नदी। ये देखिए जो गंगा नदी है ये भारत से निकलती है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। यमुना नदी है ये भारत से निकलती है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु नदी। अब हम जैसा कि जानते हैं कि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती जरूर है, बट इसे तिब्बत में भी सिंधु ही कहा जाता है। और जो ये भारत में जब जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तब इसे ही सिंधु कहा जाता है, और जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तब भी इसे कहा सिंधु ही कहा जाता है। इसलिए इसका डी आंसर भी इसका नहीं होगा। आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, जो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ फैक्ट्स उसके बारे में हम जरा यहाँ पर चर्चा करते हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सबसे पहले ये कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये असम में प्रवेश करती है, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। फिर ये असम के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है इस प्रकार से यहाँ पर। और इधर हमारे उत्तर भारत से बहती हुई गंगा नदी, जो बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है, ये बांग्लादेश में इस नदी से मिलती है, और इसी नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जहाँ इनका मिलन होता है। मिलने के बाद ये एक सिंगल धारा के रूप में आगे बढ़ती है, जिसे बांग्लादेश में मेघना का नाम दिया गया है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाने के गिरने से पूर्व ये बंगाल की खाड़ी का जब मुहाना है, यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। ये धारा जो मेघना है एक डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी असम में, इसी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में एक द्वीप का निर्माण हुआ है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहते हैं। इसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप भी इसी नदी पर निर्माण हुआ है। और आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस नदी के किनारे बसे शहरों के नाम बताइए। तो इस नदी के किनारे बसे दो शहर हैं, एक तो हमारा मेन है डिब्रूगढ़, और दूसरा हमारा इसमें है गुवाहाटी। ये दोनों हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। आपको बताना है कि जो कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है ये किस जगह स्थित है। ऑप्शन ए सिसिली में, बी हवाई में, सी एंडीज में, या डी रॉकीज में। तो जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है ये खासकर अगर हम इसके देश की बात कर जाए, ये मैन रूप से किस देश में स्थित है? तो ये हमारा इक्वाडोर देश में स्थित है, इक्वाडोर। और अगर हम इक्वाडोर की बात करें तो ये कहाँ पर, कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। तो चलिए अब इसमें से हम गलत विकल्प काट देंगे। देखिए सिसिली की अगर हम बात करें तो सिसिली हमारा उत्तरी अमेरिका की एक जगह है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और जबकि अगर हवाई की बात करें ये भी हमारा कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। और हम एंडीज पर्वतमाला की बात करें तो ये हमारी पूर्ण रूप से उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित है। तो ये जो तीनों ऑप्शन होंगे इसलिए इसके राइट, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, इसलिए इसके राइट नहीं होंगे। अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा, रॉकीज पर्वतमाला, यानी कि जो कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी है वो रॉकीज पर्वतमाला में स्थित है। अब मैं इस रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला रॉकीज पर्वतमाला है। रॉकीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। और ये 7 देशों से इसका विस्तार जो है वो 7 देशों में है, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला। यहाँ पर आप सामने तस्वीर में भी से देखिए, यहाँ दिया है, ये 7 देशों से होकर निकलती है। और आपसे ये क्वेश्चन मुझे जच रहा है कि बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी पर्वत है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी हाइट जो है वो 5897 मीटर इसकी हाइट है। अगला क्वेश्चन में दिया है, सरिता राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, या सी असम, या फिर डी राजस्थान। तो यदि हम राष्ट्रीय
सरता राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उसे बताने से पहले हम इसमें से गलत विकल्प काट देंगे। देखिए, मैंने पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने बताया था गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान है गिर। गुजरात किसके लिए फेमस है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ये किसके लिए फेमस है? गिर राष्ट्रीय उद्यान ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका ये आंसर तो होगा नहीं गुजरात। और असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। असम में क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, नहीं है। अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है, डी राजस्थान, यानी कि सरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, और ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। 8वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1974 में हुई थी, या वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, या विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो हमें असत्य कथन को यहाँ पर पहचानना है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा है जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये सही है, इसलिए इसका ये आंसर नहीं होगा। सी दिया है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, और ये वन्य जीवों की रक्षा के लिए पारित किया गया था। और डी ऑप्शन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये सही है, इसलिए इसका डी आंसर भी नहीं होगा। यानी कि इसमें भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1974 में हुई थी, ये गलत है, इसलिए यही इसका राइट आंसर होगा। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत थी वो 1974 में नहीं थी, बल्कि 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। दिया है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए, प्रकाश संश्लेषण, बी, आसवन, और सी, किण्वन, और डी, स्टेरिलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण से यहाँ कोई मतलब नहीं है, और ना ही यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन से मतलब है। देखिए, पहले मैं इसमें कुछ फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। दूध में जो दूध है, इसमें हमारे 2 बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, और दूसरा हमारा होता है लैक्टोबैसिलस। यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, इसमें 2 प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। जो दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है लैक्टोस शर्करा। क्या होता है? लैक्टोस शर्करा नाम की एक प्रोटीन होती है दूध में, जिससे ये कंबाइन करता है, और उस कंबाइन को हम बोलते हैं किण्वन। ये क्या करता है? किण्वन करता है, और किण्वन करने के बाद ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, या हम बोल सकते हैं दूध को किस में बदल देता है? लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिससे दही बनने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर किस ऑप्शन का यहाँ पर इस्तेमाल, इसमें किस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है? किण्वन का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। यहाँ पर बताया था कि कौन सा लैक्टिक अम्ल का है, दही में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ए, न्यूयॉर्क, बी, एम्स्टर्डम, और सी, सिडनी, और डी, नागासाकी। तो आपको बताना है कि इन जगहों में से किस जगह ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय की स्थापना हुई है। तो जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है, ये मेन रूप से नीदरलैंड में स्थापित किया गया है। नीदरलैंड में, अगर कहाँ पर कहा? नीदरलैंड में। तो यहाँ पर हम उन शहरों को यहाँ से काट देंगे जो नीदरलैंड में अवस्थित नहीं होंगे। देखिए, पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क ये यूएसए में है, और यहाँ पर नागासाकी ये जापान में है, और यहाँ पर सी की बात में सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, एम्स्टर्डम। ये कहाँ पर स्थित है? एम्स्टर्डम, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? एम्स्टर्डम किसका सिटी है? ये नीदरलैंड का एक शहर है, जिसमें ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना की गई थी 1971 ईस्वी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था इसे स्थापित करने का, वो था पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? आपको बताना है जो एलपीजी है,
LPG। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, ये एक स्वच्छ ईंधन है। बी, ये उष्ण उच्च विमान का है। डी, ये नीले ज्वाला से जलने वाला है। और डी, ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो अगर हम LPG की बात करें तो इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। ये पूर्ण रूप से एक नेचुरल गैस है। पूर्ण रूप से क्या है? ये नेचुरल गैस है होता है, यानी खाना बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि ये नेचुरल गैस है इसलिए ये स्वच्छ ईंधन होगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये एक स्वच्छ ईंधन है, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। आपने ये भी देखा होगा जब घरों में चूल्हे बनाए जाते हैं, अगर हम उनमें आग जलाएं और उसके ऊपर पतीली रखें खाना बनाने वाली, अगर उसको बर्तन को रखा जाए तो उसकी तली गर्म होने में काफ़ी समय लग जाता है। जबकि अगर हम उसी बर्तन को अपने स्टोव के ऊपर रखा जाए, मतलब इस चूल्हे के ऊपर रखा जाए, गैस सिलेंडर के चूल्हे के ऊपर रखा जाए, तो उसकी तली बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक उच्च ऊष्मीयमान होता है, इसके ज्वाला इसकी ऊष्मा अधिकतम होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उष्ण ऊष्मीयमान होता है, इसके लिए ये भी आंसर इसका नहीं है। और जब ये जलती है तो ये नीले रंग की ज्वाला से चलती है, ये भी इसका सही बात है, ये नीले रंग की ज्वाला से चलती है, इसलिए सी इसका भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी बचा, ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। ये मीथेन उत्सर्जन नहीं करती है, ये गलत है और इसलिए हमें यही पहचाना था इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। जबकि अगर मीथेन का उत्सर्जन की हम बात करें तो मीथेन का जो उत्सर्जन होता है वो सड़ी गली वस्तुओं से, जहाँ पर सड़ी गली वस्तुएं होती हैं वहाँ से इसका उत्सर्जन होता है, और धान के खेतों से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी हीलियम और डी मीथेन। तो अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारी आती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड आती है, दूसरी नाइट्रस ऑक्साइड आती है, डी सी मीथेन इसके अंतर्गत आती है, और क्लोरोफ्लोरो कार्बन इसके अंतर्गत आती है, और ओजोन। ये सारी गैसेस जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें से कौन सा नहीं होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ये सही है, इसलिए ये नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी सही है, इसलिए बी भी इसका आंसर नहीं होगा। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए डी मीथेन भी इसका आंसर नहीं होगा। अब आपके पास केवल एक ऑप्शन बचता है, सी हीलियम। हीलियम एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इनका उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो इसका जो उत्सर्जन होता है वो रेफ्रिजरेटर, यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है इसका रेफ्रिजरेटर, और बाकी जो हमारे जो यातायात के साधन हैं जैसे कार वगैरह, यातायात के जो साधन हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है उससे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसेस का वहाँ से उत्सर्जन होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेस जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ये कुछ यहाँ पर नीचे स्थलाकृति आकृतियाँ दी गई हैं, ये बताना है कि इनमें से जो निर्माण हुआ है वो हिमानी द्वारा किसका निर्माण हुआ है? लैपीज का, या यू आकार की घाटी का, या बी आकार की घाटी का, या फिर जलप्रपात का। तो अगर हम हिमानी की बात करें, यहाँ पर हिमानी से यहाँ पर ये मतलब हुआ, ये जो है ये बर्फ़ का पहाड़ है, ये हमारा बर्फ़ का पहाड़ होता है जिसके पिघलने से इनमें से दी गई किसी भी एक आकृति का निर्माण होता है। तो उसका आंसर ये बताते हैं। सबसे पहले अगर हम जलप्रपात की बात कर ले तो यहाँ से इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है कि जलप्रपात, क्योंकि जलप्रपात एक खुद में धारा की एक धारा है, जल की एक धारा है जो ऊंचाई से गिरती है, जबकि लैपीज भी यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। अब आपके पास केवल दो ऑप्शन बचे हैं, यू आकार की घाटी और बी आकार की घाटी। अगर हम इसमें बी आकार की घाटी की बात करें तो इसका जो निर्माण होता है वो नदियों के कटाव के द्वारा होता है, नदियों के कटाव के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा, यू आकार की घाटी, यानी जो यू आकार की घाटी है इसका निर्माण हिमानी द्वारा होता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसमें बीच में ढलान पड़ती है जिससे यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यहाँ देखिए सामने चित्र में यू आकार की घाटी का चित्र दिखाया गया है जिससे स्पष्ट है कि हिमानी द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको बताना है कि इन नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन दिया है ताप्ती नदी, स्वर्णरेखा नदी, और सी नर्मदा नदी, और डी सिंधु नदी। तो पहले हम इन विकल्पों से उन विकल्पों को काट देंगे जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। अगर हम ताप्ती नदी की बात करें तो ये इसका जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में होता है, और मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल जिला, उसमें एक स्थान है मुल्ताई। मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल है। और ये हमारी जो नदी है, ये जो हमारी नदी है, ये सतपुरा श्रेणी के मध्य बहती हुई गुजरात बहती हुई ये हमारी खंबात की खाड़ी में प्रवेश करती है, और खंबात की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद सीधी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इसलिए ये अरब सागर में जाकर गिरती है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। दूसरी नदी हमें यहाँ पर दी है स्वर्णरेखा नदी, और सी डी एम नर्मदा नदी। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश जिले से ये भी मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है, और ये भी खंबात की खाड़ी में होते हुए अरब सागर में गिरती है। और सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो ये उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है, जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में होता है। तिब्बत एक प्रदेश है, उसमें होता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम स्थल होता है, और ये जम्मू कश्मीर राज्य से बहते हुए, पाकिस्तान से बहते हुए ये अरब सागर में गिरती है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बचा स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब मैं इसके फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है ये रांची में इसका उद्गम स्थल होता है। एक नदी, एक गाँव है नागड़ी गाँव। नागड़ी गाँव के निकट चुआ नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल होता है, और ये भारत के पूर्व पश्चिमी क्षेत्रों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो डी इसका राइट आंसर है। इस पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो जो हुंडरू जलप्रपात है ये हमारे स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, हुंडरू जलप्रपात। और एक क्वेश्चन से ही पूछा जाता है कि बताइए स्वर्णरेखा नदी के किनारे निम्न से स्वर्णरेखा नदी किनारे कौन सा शहर बसा है। तो ये जमशेदपुर जो शहर है हमारा, ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो यदि हम मध्य प्रदेश में झीलों के शहर की बात करें तो मध्य प्रदेश में दो प्रमुख झीलें हैं, एक हमारी लोअर लेक झील है और एक हमारी अपर लेक झील है। इन्हीं झीलों के कारण मध्य प्रदेश में एक शहर है भोपाल, इसे झीलों का शहर कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। यदि हम खाद्य श्रृंखला की बात करें तो जो खाद्य श्रृंखला हमारी हो उसमें पहले नंबर पे हमारे उत्पादक आते हैं, और उसके बाद उपभोक्ता आते हैं, और सबसे बाद हमारे अपघटक आते हैं। अगर हम उत्पादक की बात करें जो भोजन का निर्माण करते हैं जैसे पेड़ पौधे, ये हमारे क्या हो गए, उत्पादक हो गए। और इनको खाने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, एक हमारे होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा हमारा होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये उत्पादकों को खाने वाले होते हैं, इसलिए खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ये कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से इन क्वेश्चन की पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।